चलिए बात करते हैं राष्ट्रवाद का। तो राष्ट्रवाद जानने से पहले जातिवाद सुने हो, तो जातिवाद का मतलब क्या होता है? अपनी ही जाति के बारे में सोचना। और क्या सोचना? इसे बैठे बैठे थोड़ी सोचना, उसका एकीकरण करना, अपनी जातिवाद का, अपनी जो संस्कृति सभ्यता है उसको बनाए रखना, उसमें यूनाइट होना, अपने जाति के हितों के बारे में सोचना, तो क्या कहलाता है? जातिवाद कहलाता है। तो यहाँ पे राष्ट्रवाद का अर्थ है राष्ट्र के लिए चेतना। और चेतना शब्द का मतलब सब कोई जानते हो। ऐसे एक गांव में घर में तो नहीं कहते हैं चेत से पढ़, सुने हो ना? घर में लोग नहीं कहते हैं चेत से नहीं काम कर, चेत से नहीं पढ़, यानी कि इसके लिए सीरियस होके, वही बात है, सीरियस होके काम करना, मतलब चेतना, उसके बारे में सोचना, ठीक से सोचना। अब इसकी अगर परिभाषा दिया जाए, इसका तो अर्थ है, अगर इसका परिभाषा देखते हो, ऐसी राष्ट्रीय चेतना का उदय, उदय का मतलब, उदय का मतलब तो ऐसे उगना होता है, तो मतलब मन के अंदर उगना, बात समझ में आ रहा है ना? उदय जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, एकीकरण हो। मतलब जब भी कहा जाए, है ना, एकीकरण हो, चाहे एकीकरण का आभास भी लिख देते हैं। अगर राष्ट्रवाद का अर्थ पूछा जाएगा कि राष्ट्रवाद कहते किसे हैं, परिभाषा की बात आएगी, तो क्या कहेंगे? ऐसी राष्ट्रीय चेतना, या हूबहू इन बातों को नहीं लिखे, है ना, आम जनता के बीच, चाहे लोगों के बीच ऐसा सोच जिससे देश का एकीकरण बना रहे, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एकीकरण क्या रहे, बना रहे, या आभास हो कि हम लोग यूनाइट हैं, एकीकरण में है, वो सब चीज क्या कहलाएगा? राष्ट्रवाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? राष्ट्रवाद कहलाता है। अब भारत में जो राष्ट्रवाद है, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ। भारत में राष्ट्रीय चेतना कब उत्पन्न हुआ, कब शुरू हुआ लोगों के अंदर? 19वीं शताब्दी के शुरू में। अब रुक जाओ, लिखो मत अभी। अब इसको ठीक से सोचना यहाँ से कि आखिर 19वीं शताब्दी के पहले ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा था? राष्ट्रीय चेतना या राष्ट्रवाद का उदय, या राष्ट्रीय चेतना, या लोगों को राष्ट्र का एकीकरण उसके पहले क्यों संभव नहीं था? ठीक, देखो, 19वीं शताब्दी से पहले, 19वीं शताब्दी के शुरू में भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, उसके पहले क्यों नहीं था? तो उसके कुछ प्रमुख कारण थे। कारण एक था कि भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। एक कारण ये था कि भारत क्या था? छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। देखो, इन सबों को समझने के लिए आसान सा चीज़ें हैं। जैसे कास्टिज्म पे इसको आसानी से समझ सकते हो। आज कहा जाता है कि जातीयता है, यूनाइट है, तो किसी एक जाति विशेष का ले लो, तो पहले किसी गांव टोला में रहते थे तो उन जातियों के बीच एकता होती थी, बाकी से कोई मतलब नहीं होता था। उसी जाति के लोग अगर अन्य प्रदेशों में बसे हैं तो वहाँ के कारणों को यहाँ के लोगों से कोई लेना देना नहीं था, यहाँ के कारणों का वहाँ के लोगों से कोई लेना देना नहीं था। तो यानी कि वो कास्टिज्म नहीं था, वो कास्टिज्म नहीं था। आज देखो, आज सोशल मीडिया हो गया, साधन हो गए,
समाचार आदान प्रदान के बहुत सारे साधन हो गए। तो एक ही जाति में अगर उस जाति को अगर तुम्हें मान लिया जाए कि भारत के अन्य किसी राज्यों में अगर दबाया जाता हो तो यहाँ भी उग्र हो जाता है। जैसे कि अभी देखा कि अभी अभी की घटना, राजस्थान में किसी ने गोली मार दिया किसी रणवीर सेना के किसी आदमी को उसके घर में आके, है ना, अभी 4 दिन पहले ही घटना है। तो उसका विरोध प्रदर्शन बिहार में भी हुआ। तो इसका मतलब इससे क्या होगा, एकता होने में बल मिल रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? किसी जाति को मान लो महाराष्ट्र में अगर मारा जा रहा है तो उसकी जाति पूरे देश में खड़ा हो जाती है। तो पहले क्या था कि छोटे छोटे में विभक्त थे, आज यूनाइट है। कहीं कुछ होता है सबको पता चल जाता है और सब उसके खिलाफ आवाज उठा देते हैं। तो भारत में राष्ट्रवाद के उससे पहले अभाव का मूल कारण था कि छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। तो सवाल उठता है कि तो फिर यूनाइट कैसे हो गया? तो जब पढ़ावेंगे कि कैसे राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई भारत में, कैसे कैसे राष्ट्रवाद की चेतना उत्पन्न हुआ भारतीयों में, उसमें वो बातें आ जाएगी, उस कारणों में आ जाएगा। दूसरा ये था भारत को एक सूत्र में बांधने वाले तत्वों का अभाव था। दूसरा कारण क्या था कि भारत को एक सूत्र में बांधने वाले तत्वों का अभाव था। जैसे यहाँ पे देख लो, बड़ी फेमस लीडर है, जब लालू प्रसाद नेता नहीं थे तो उसके पहले बैकवर्ड कहा जाए या यादव कहा जाए, एक जगह यूनाइट नहीं था। लेकिन जब वो लीडर बने तो ये पूरा क्या हुआ, यूनाइट हुआ। यानी कि कहा जा सकता है कि उन्होंने इन जातियों को या इस बैकवर्ड कास्ट को एक सूत्र में बांधने का काम किया। तो वहाँ पे वो तत्व कहे जाएंगे, वो वाला एलिमेंट नहीं है जो सोडियम पोटेशियम होता है। बात समझ में आ रहा है ना? अरे यहाँ लिखा गया है ना, तो यहाँ तत्वों का मतलब वो नहीं है, बता दें कि वो सोडियम पोटेशियम मत समझना। तत्वों का मतलब है कि वो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह नहीं था जो सबको एक सूत्र में बांध पाए। तो इसका भी अभाव था। भारतीयों में समान लक्ष्य का अभाव था। समान लक्ष्य के अभाव का मतलब हुआ कि पूरा गांव कब यूनाइट होता है, एक साथ होगा जब ऐसी घटना उसके साथ हो जिससे गांव के हर लोग को जोड़ पाए, तभी ना पूरा गांव साथ देता है। समझिए, भारत में राष्ट्रवाद के कारण क्या रहे होंगे। ये इतना बड़ा चीज है, इतना बड़ा टॉपिक है कि पूरा किताब लिखा जा सकता है, एक किताब बन जाएगा इतना बड़ा टॉपिक। लेकिन हमें पढ़ना कितना है, एक लेवल तक, एक आवश्यकता अनुसार। इसके कारण सामाजिक कारण भी है, धार्मिक कारण भी है, राजनीतिक कारण भी है, आर्थिक कारण भी है और कुछ अन्य इंटरनेशनल घटनाएं भी हैं। जैसा कि हिंद चीन के बारे में ये बात लिखा गया था ना कि हिंद चीन से कंबोडिया या वियतनाम या लाओस से जो विद्यार्थी चीन और जापान पढ़ने गया था वो आके आंदोलन शुरू किया। यानी कि उसने क्यों शुरू किया, क्योंकि वो देखा कि जापान छोटा देश था जिसने हरा दिया था रशिया को, तो उसको लगा कि हम लोग भी फ्रांस को हरा सकते हैं। सन्यास सेन अकेला व्यक्ति है ना, चीन में साम्राज्यवाद को चीन में सत्ता को परिवर्तित कर दिया था। तो वहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी जो हिंद चीन से गए थे, उन्हें ये लगा कि हम लोग भी अगर यहाँ पे मेहनत करें, स्ट्रगल करें, संघर्ष करें तो हिंद चीन को आज़ाद कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती है। तो वैसे ही कई घटनाएं होता है किसी के राष्ट्रवाद में, तो इंटरनेशनल घटनाएं भी भारत के राष्ट्रवाद में शामिल हैं। या इसमें से जो क्वेश्चन बनता है उसको पहले मैं बता दूं कैसे कैसे बनता है। एक तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण को बताएं।
अब इतना भास्ट है कि प्रमुख कारण को आपको रखना होगा। इससे अगर ये पूछ दिया जाए कि भारत में राष्ट्रवाद के राजनीतिक कारण बताएं, सामाजिक कारण बताएं, धार्मिक कारण बताएं, आर्थिक कारण बताएं या इंटरनेशनल घटनाएं बताएं, तो इंटरनेशनल घटनाओं में शामिल होगा प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, क्योंकि वो भी एक कारण था। तो खैर उतना डिटेल में जाना नहीं है। भारत में राष्ट्रवाद के उदय का जो मूल और पहला कारण है वो है ब्रिटिश शासन। ब्रिटिश शासन। भारत में राष्ट्रवाद अगर लोगों के अंदर जागृत हुआ तो उसका मूल कारण एक क्या बना? ब्रिटिश शासन बना। टू द पॉइंट पढ़ना और समझना। दूसरा इसके कारण की बात करें तो ब्रिटिश शासन के दौरान बहुत से ऐसे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियम लाए गए थे जो भारतीयों को ठीक नहीं लगा, संपूर्ण भारत को खराब किया। तो संपूर्ण भारत के लोग इकट्ठा हुए। यानी कि हम कारणों में उन चीज़ों पर विचार करेंगे कि ब्रिटिश शासन द्वारा कौन कौन ऐसे कदम उठाए गए जो भारतीयों को एकत्रित करने में मदद किया। ठीक, ये मूल कंसेप्ट, मूल विचार आपके दिमाग में चलना चाहिए, तब आप सोच पाएंगे। तो ब्रिटिश शासन तो एक कारण है ही कि वो विदेशी शासन था। वैसे भी लोगों को लगता है कि स्वदेशी होना चाहिए, वो विदेशी शासन था। और इसमें एक स्टेप अगला जो आता है 1858 में, और ध्यान रखें एक लाइन में 2-3 जीके भी शामिल हो जाएगा, लेकिन आपको मूल बात ये याद रखना है कि हुआ क्या था जिसके कारण राष्ट्रवाद को बल मिला, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की चेतना आई। तो 1858 में विक्टोरिया के नाम सुने हो सब? महारानी विक्टोरिया नहीं, महारानी विक्टोरिया द्वारा सभी देशी राज्यों को ब्रिटिश शासन के अधीन करना। और पहला राष्ट्रवाद की चेतना का जो शुरुआत हुआ, सोचिए तो इससे हुआ क्या होगा। जैसे ये बताया गया कि राष्ट्रवाद 19वीं शताब्दी के बाद 19वीं शताब्दी से कैसे शुरू हुआ, तो शुरुआत तो पहले से चलता रहा होगा। तो महारानी विक्टोरिया द्वारा 1858 ईस्वी में सभी देशी राज्यों को क्या कर दिया गया? ब्रिटिश के अधीन कर दिया। तो निश्चित है कि जो जिस प्रांत के राजा रहे होंगे उन्हें दुख लगा होगा, और सभी राजा एक दूसरे से तब बात करना शुरू किए होंगे कि सब मिलकर इसको हटाए। तो राष्ट्रवाद जागृत किए होंगे लोग। सभी राजा अपने अपने राज्यों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भड़काना शुरू हुआ होगा, एक कारण ही हुआ। दूसरा है, तीसरा 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन द्वारा वर्नाक्यूलर एक्ट द्वारा भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध। ठीक, इसके बाद क्या हुआ कि 1878 ईस्वी में लॉर्ड रिपन जो थे उसके द्वारा क्या कर दिया गया? भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। और प्रेस ही उस समय एक सूचना के आदान प्रदान का साधन हुआ करता था। अब तो बहुत सारा है। इसके बाद देखो अगला है, भारत में रेलवे, टेलीफोन एवं परिवहन की शुरुआत।
भारतीयों को हे दृष्टि से देखना। भारतीय कृषि एवं कुटीर उद्योग का प्रभावित होना। चलिए रुक जाइए, समझ लेते हैं इन चीज़ों को। भारत में राष्ट्रवाद के एक एक कारण को, जैसे ही बोले, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसे छोटे में समझ के याद रखना। एक, ब्रिटिश शासन का होना। दूसरा लिखा गया है, महारानी विक्टोरिया द्वारा सभी देशी राज्यों को क्या कर दिया गया है, ब्रिटिश के अधीन कर दिया गया हो, तो निश्चित है कि सारे रजवाड़े जो होंगे उनके खिलाफ हुए होंगे। तीसरा, लॉर्ड रिपन द्वारा अर्नाकुलर एक्ट पास करके भारतीयों की प्रेस पर पाबंदी एक तरह से लगा दिया गया था, अधिकार सीमित कर दिया गया था। हालांकि तरह तरह की बातें थी, भारतीयों को अस्त्र शस्त्र रखने की इजाज़त नहीं दिया गया था। भारतीयों की जो सुनवाई होती थी, हियरिंग होता था केस की, उसके तरीके अलग थे, उसमें पक्षपात की भावना थी। उस समय देश के लोग इकट्ठा होकर अगर देश की आज़ादी के लिए बात करते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ बात करते हैं, तो देशद्रोही माना जाता था। लेकिन सोचना, अभी देशद्रोही कहेंगे तो अलग अर्थ आएगा, और उस समय देशद्रोह का अर्थ अलग था। उस समय देशद्रोह का अर्थ था कि अंग्रेजों के खिलाफ होना, और आज देशद्रोह का अर्थ हुआ भारत के खिलाफ होना, क्योंकि अभी आज़ाद है और उस समय गुलाम था। तो उस समय देश के बारे में जो भी लोग सोचते थे या इकट्ठा होकर सभाएं की जाती थी, ऐसा कुछ होता था, तो अंग्रेज उस पर देशद्रोही मुकदमा लगाते थे, यानी कि देशद्रोही है। जबकि रियल में किसके विद्रोही था? अंग्रेजों के लिए था। तो इतने सारे चीज उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान किए। दूसरा, जब इसमें नहीं लिखे हैं, जानना चाहिए, लॉर्ड डलहौजी के नाम सुने हो? हाँ, उसकी उग्र समाजवाद नीति के लिए वो जाना जाता था। तो वो जब यहाँ का जनरल गवर्नर था, उस समय रेलवे टेलीफोन परिवहन की शुरुआत हुआ। तो एक दिन और बोले थे कि अंग्रेजों ने जो कुछ भी, जिसे आज के नज़रिए से देखा जाए अच्छा कार्य किया, विकास का कार्य किया, वो सब लेकिन अपने फायदे के लिए किया था, भारतीयों के लिए नहीं किया था। लेकिन भारत को भी फायदा हुआ, जैसे रेलवे, टेलीफोन, परिवहन, ये सब उसी का देन है। तो उन्होंने इस चीज़ को शुरुआत किया, तो भारतीयों को एक जगह से दूसरी जगह जाने मिलने के लिए साधन उपलब्ध हो गए। तो इस वजह से भी राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न हुई जल्दी। फिर भारतीयों को, ये सामाजिक कारण है, हे दृष्टि से देखना। भारतीयों को वो लोग हे दृष्टि से देखते थे। जैसे मान लो कि अपने यहाँ जितना सदापन रहता है वस्त्र में, उतना ही उससे रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है। जैसे साधु का वस्त्र देखो, साधु के वस्त्र को देखते हो, कितना, जितना भारतीय परिधान पहनोगे, जितना रहन सहन का स्तर साधारण होगा, उसे रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन अंग्रेज उस चीज़ को किस दृष्टि से देखता था? हे दृष्टि से, मतलब नीचा, हे मतलब नीचा दृष्टि से। ये भी भारतीयों को खराब लगा। उस समय अन्य कुछ सामाजिक कारण हुए थे, जैसे समझना, सती प्रथा, बाल विवाह, पुनः विवाह और फिर विधवा विवाह, ये सब उसी दौरान हटा भी था। तो इसमें सोचना कि ये सब जब हटा होगा, अंग्रेज इसके पक्ष में थे कि हटना चाहिए। आज के संदर्भ में वो अच्छा लगता है, लेकिन जिस समय हटाया गया होगा उस समय यहीं के लोग उसके खिलाफ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे तुम धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों में तुम छेड़छाड़ कर रहे हो।
और किसी के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों में छेड़छाड़ करो, वो चाहे अच्छा ही क्यों ना हो, उस समय उसे खराब लगता है। बाद में भले वो सोचे, जैसे बाद में भर्तियों को लगता है कि नहीं, अगर अंग्रेजी ने इस चीज़ का सिफारिश किया होगा या किया था तो ठीक किया था, लेकिन उस समय लोगों को क्या लगा होगा? अरे निश्चित खराब लगा होगा ना। अगर भारतीयों को खराब नहीं लगा होता तो भारतीय तो बहुत पहले इन चीज़ों को हटा लिए होते। बात समझ आ रहा है ना? उसने जबरदस्ती करके हटाने में मदद किया, बाद में भारतीयों को लगा कि नहीं, ये रीति रिवाज में शामिल होना ठीक नहीं था। तो मतलब ये हुआ कि जैसे ही उसने धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाज में हस्तक्षेप किया होगा, लोग उसके प्रति उग्र हुए होंगे, और अच्छा ही सही, तुम काहे करोगे, हम करेंगे, ये भी लगता होगा ना। तो ये एक कारण रहा होगा। भारतीय कृषि एवं कुटीर उद्योग को प्रभावित होना। भारत में बड़े बड़े उद्योग धंधा नहीं थे, कुटीर उद्योग था। कुटीर उद्योग का मतलब ये होता है कि जिसे परिवार के लोग एक साथ मिलकर चला सके, या 2 4 5 10 लोगों की आवश्यकता हो। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर था, बड़ा कारण था। उसने क्या किया कि बाजारों में अपने यहाँ कुटीर उद्योग हाथ से हस्तशिल्प था, कपड़े जो थे हाथ से बुने हुए थे, ये सब कारण था। लेकिन अंग्रेजों ने जो अपने कपड़े लेकर आए, एकदम चमचमुआ था, वो फैक्ट्री का था, मशीन से बिना हुआ था, तो सस्ता बेचने लगा। तो किसी के मार्केट को ख़राब करना हो तो उससे अच्छी चीज़ें, चाहे क्वालिटी कुछ हो देखने में अच्छी चीज़ें, उस मार्केट में ले आओ, सस्ता करो। जैसे अभी मौजूदा में चाइना देखो, चाइना एकदम सस्ता सस्ता सामान प्रत्येक देश। ऐसा नहीं है कि चाइना का हर एक माल वो खराब होता है, ध्यान से समझिए। चाइना वो देश है जो अमीरों के लिए अलग बनाता है, गरीबों के लिए अलग बनाता है, एक एक चीज़ में। अमेरिका के लिए अलग बनाता है तो इंडिया के लिए अलग बनाता है। उसको पता है कि इंडिया का मार्केट कैसा है तो वैसा बना के भेजेगा, और वही चीज़ चाइना अमेरिकी मार्केट में अलग रहता है। अपना यहाँ जो चाइना का सामान आता है नु, चले तो शाम तक, न चले तो चले तो चांद तक, न चले तो शाम तक, ऐसा है ना। अमेरिका में जो बनाता है ना, वो लंबा खींचने वाला बनाता है, यानी कि उसके यहाँ वो दाम मिलेगा। भारत के लोग क्या होता है, 10 रुपया 20 रुपया में सस्ती चीज़ें चाहिए। और भारत में भारतीय प्रोडक्ट को भी खरीद पाना बड़ा मुश्किल सा होता है। जैसे मान लो टाइटन भारत की घड़ी है, भारतीय कंपनी है, लेकिन कितने लोग पहन पाते हैं? उच्च कीमत, विदेशों में पहना जाता है। एक दिन शायद तुम लोग को एक घटना बताए थे कि मेरे यहाँ एक आदमी, मेरे यहाँ से, वो विदेश में रहता था, और वो आके वो पता नहीं कैसे कैसे डॉलर में हिसाब जोड़ के, और वो बताया कि 10 ना 12 हज़ार की घड़ी बोला। हम घड़ी अब बगल में बैठे थे, हम देखे टाइटन पहने हुए। अब इंडिया के घड़ी तुम जाके अमेरिका में कीनोगे तो महंगा तो मिलेगा, इंडियन हो तुम तो इंडिया में खरीद लो भाई। 3700 का वो घड़ी था, और वहाँ पे कितना हो गया, 11-12 हज़ार। और उस घड़ी को उस समय हम भी पहने थे, सेम मॉडल था कभी का। चलिए, तो एक कारण, सबसे बड़ा चीज़ क्या हो गया, भारतीय कृषि एवं कुटीर उद्योग को प्रभावित होना। अब कुटीर उद्योग बता दिए, कृषि को समझते हैं। कृषि में क्या हुआ होगा, कृषि वैसा नहीं कराया जाता होगा जो इस देश की आवश्यकता हो। उसने कृषि कैसा कराया जिससे उसको फायदा हो। जैसे चाय, नील की खेती क्यों कराता होगा, क्योंकि उसके फैक्ट्रियों को चलाने के लिए दोनों चीज़ें क्या थी, आवश्यक थे। जबकि भारतीयों के लिए क्या आवश्यक था, खाद्यान्न, भारत में खाने की कमी थी, दाल चावल होना चाहिए था, खेती। तो एक कृषि को ऐसे हुआ। दूसरा का, कृषि पे जो लगान लेता था, जो टैक्स लेता था, वो मनमाना वसूलता था, उसकी जितनी मर्जी उतना वसूलता था। तो इससे देखा जा रहा है कि एक बिजनेसमैन था, वो भी प्रभावित था, वो भी खिलाफ हुआ। भारत कृषि प्रधान देश, कृषक भी उससे क्षुब्ध थे। और ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाया प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया, ब्रिटेन का ध्यान उधर चला गया। कमांड करना मुश्किल रहा होगा, भारतीयों को मौका मिल गया होगा। आज़ादी के भी कारण में देखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध का योगदान है। क्वेश्चंस को ऐसे भी बनाए जा सकते हैं कि भारत की आज़ादी में प्रथम विश्व युद्ध के योगदानों की वर्णन करें, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन कौन सी घटनाएं हुई थी जो भारत की आज़ादी के लिए लाभप्रद साबित हुआ होगा। जैसा कि हिंद चीन में, इस लिंक को जोड़ के मैंने बताया था
कि जापान का फ्रांस को और रशिया को हरा देना हिंद चीन के लिए फायदेमंद हुआ। उसके अंदर जागृति पैदा किया कि इतना छोटा देश उसको हरा दिया, हम भी कर लेंगे। तो ऐसे ही कई एक कारण हुआ होगा। द्वितीय विश्व युद्ध का होना भी भारतीय आज़ादी में या भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, क्योंकि इसका ध्यान निश्चित है हट गया होगा। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया होगा, भारतीयों को ज़्यादा मौके मिल गए इस चीज़ के लिए। और उस समय 73 आंदोलन भी शुरू हो गया था भारत के। अगर देखा जाए आंदोलन को तो 1919, 1922, 1921, 1929 में 73 हुआ, घटनाएं भी हुआ। 1924 में 23 मार्च 1931 को लेटेस्ट भगत सिंह को फांसी की सजा, और उस समय तक क्रांतिकारी आंदोलन चलने लगा था। तो बहुत सारी चीज़ें उस समय तक होने लगा था। चलिए इसको नोट कर लीजिए अब।